नमस्कार दोस्तों, सीटेट एग्जाम की तैयारी के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी सोल्व करना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे आपको अपनी तैयारी को जांचने तथा पेपर में प्रश्न पूछने का तरीका व पेपर के लेवल का पता चलता है। तो आज की इस वीडियो में आपको सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 90 तक दिए गए हैं। तो क्वेश्चन 31 से यहाँ पर शुरू करते हैं। 31 क्वेश्चन कहता है कि एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी यहाँ पर दिया गया है। आपको बताना है कि जो एथेनियन लोकतंत्र था, आपको मालूम होना चाहिए एथेनियन लोकतंत्र किस देश से संबंधित है। ये जो संबंधित है ये एथेंस देश से संबंधित है। किस देश से संबंधित है? एथेंस देश से संबंधित है। अगर आपसे पूछ ले एथेनियन लोकतंत्र का जो नेता था, उस नेता का नाम क्या था? उस नेता का नाम था पेरिकल्स। ये भी बात आप याद रखिएगा, पेरिकल्स उस नेता का नाम था। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन को। 30 वर्ष से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। यहाँ पर कथन एक बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। महिलाओं को वहाँ पर किसी भी प्रकार के नागरिकता प्राप्त नहीं थी। कहने का मतलब है उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। केवल और केवल वयस्क पुरुषों को ही यह अधिकार प्राप्त था। सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। बिल्कुल सही बात है। मामलों के निर्णयों के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। बिल्कुल सही बात है। कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। बिल्कुल की जाती थी। ये बात जो यहाँ पर हो रही है, ये बात हो रही है आपकी एथेनियन लोकतंत्र की। यहाँ पर 2, 3 और जो 4 विकल्प दिए गए हैं बिल्कुल सही विशेषता करते हैं, जबकि कथन नंबर 1 यहाँ पर गलत विशेषता है। मतलब कि यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर 1। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 32 कहता है कि समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी। दक्षिणापथ शासकों के लिए कौन सी नीति थी? समुद्रगुप्त की। आपको मालूम होना चाहिए जो समुद्रगुप्त है ये सबसे ज्यादा मतलब कि प्रभावशाली शासक हुआ गुप्त वंश का। जिसका जो दरबारी कवि था, समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे, उन कवि का नाम क्या था? हरिसेन था, जिन्होंने प्रयाग प्रस्तुति की रचना की थी। किसकी रचना की थी? प्रयाग प्रस्तुति की रचना की थी, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर बताना है उनके साम्राज्यों को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया। बिल्कुल कैसा हो जाएगा? गलत। ऐसा नहीं था। उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। किसी भी शासक ने, मतलब कि कहने का मतलब है कि समुद्रगुप्त ने जिन भी शासकों को हराया था, उनकी जो हारे हुए शासक थे उन्होंने अपनी पुत्रियों का विवाह समुद्रगुप्त से नहीं किया था। मतलब कि एक बात तो वहां पर सुनने को मिलती है, किसी एक शासक ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? समुद्रगुप्त के साथ किया था, लेकिन सभी ने ऐसा नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर यह भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि वे उपहार लाते, उनके आदेशों का पालन करते थे और उनके दरबार में उपस्थित होते थे। बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उन्होंने हार स्वीकार की। इन्हें मतलब कि उन्होंने जो शासक थे दक्षिणापथ के, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हार स्वीकार की व उन्हें पुनः शासन करने की अनुमति दी गई। किसके द्वारा? समुद्रगुप्त के द्वारा। तो कथन नंबर यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका चौथा, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। 33 क्वेश्चन है यहाँ पर आपका मिलान करने को। तो क्वेश्चन यहाँ पर मैच आपको करना है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। कला की वह तकनीकी जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी। कैसी बनाने में सहायक थी? असली जैसी तस्वीरें बनाने में सहायक थी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन इसका जो मैच करेगा वो करेगा आपका तैल चित्रकला के साथ। किसके साथ? तैल चित्रकला। जो असली जैसी चीजें या तस्वीर बनाने में सहायक थी, उस चित्रकला का नाम था तैल चित्रकला। अगर यहाँ पर आप मिलान करने वाले में किन्हीं 1 या 2 का मिलान कर लेते हो तो आप इसको पूरा का पूरा सोल्व कर सकते हैं। तो 1 का यहाँ पर क्या हो गया? चौथा। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 में आपको नजर आ रहा होगा, 1 का चौथा। अब बी का यहाँ पर 1 हो जाएगा। बी का कौन सा होगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पर चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था, उसे क्या कहते थे? नैनाभिराम। क्या कहते थे? नैनाभिराम। तो यहाँ पर बी का आपका हो जाएगा 1। सी का हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड। सी का होगा सेकेंड, रूप चित्रण। ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब दाब दर्शाती थी जो चित्रकला, वो कैसी थी? वो थी रूप चित्रण।
तो एक आपका बचा है कौन सा, डी वाला हो जाएगा 3 के साथ। ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजय दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला थी इतिहास चित्रकला। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन बेहद तरीके से आप मतलब कि अच्छे तरीके से सोल्व कर सकते हैं, अगर आपको 1 या 2 मैच करने को आते हैं, मतलब कि आप जानते हैं कि इसका मिलान इसके साथ हो जाएगा, तो अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं इसको। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 34। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंबई, मद्रास, बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ था? कौन सी कंपनियां थी? सूरत, मद्रास, कोलकाता, नागपुर, मदुरई, दिल्ली, पुणे, मद्रास, कलकत्ता, सूरत, मदुरई या दिल्ली। दिल्ली का नाम तो कभी आता ही नहीं है, तो दिल्ली वाला कथन गलत हो जाएगा। पुणे का नाम भी नहीं आता है, तो पुणे वाला गलत हो जाएगा। मदुरई का भी नाम नहीं आता, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें 18th सेंचुरी की, तो जो अंतिम चरण था बंबई में बंगाल और मद्रास में जो प्रेसिडेंसियों कंपनियों का विकास हुआ था, जो कि कहाँ की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। उन्होंने अपने जो व्यापारिक केंद्र खोले थे वो सूरत में खोले थे, मद्रास में खोले थे और कोलकाता में खोले थे। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 35 कहता है कि कथन ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है। तो कथन 1 कहता है कि बौद्ध धर्म में इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि केवल मूर्तियों के रूप में ही दिखाई गई है बौद्ध महायान के विचार में। ठीक, तो ये ऑप्शन 1 यहाँ पर कैसा होगा? गलत हो जाएगा। कथन 1 है यहाँ पर कैसा होगा? गलत हो जाएगा। कथन बी की बात करें, महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। कथन बी यहाँ पर केवल और केवल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 2। ए गलत है परंतु बी सही है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 36 कहता है कि महलवारी और रैयतवारी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 कहता है कि महलवारी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए युक्त थी, जबकि रैयतवारी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो ए कथन कहता है बिल्कुल सही बात करता है या नहीं करता है। तो जो ए कथन है यहाँ पर कैसी बात करता है? बिल्कुल सही बात करता है। जो महलवारी जो व्यवस्था थी वो बंगाल के उत्तर पश्चिमों में नियुक्त की गई थी, जबकि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी ये दक्षिण भारत में, मतलब कि दक्षिण वाले जो राज्य हैं आपके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, ठीक है, तो वहाँ पर आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था चलाई गई थी। और जबकि महलवारी आपके उत्तर प्रदेश ले लीजिए आप, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में चलाई गई थी। तो कहने का मतलब कथन 1 तो यहाँ पर सही हो गया। और दूसरे की बात करें, महलवारी से गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवारी में किसानों के लिए सीधा साधा मतलब कि सीधा समझौता किया जाता था। मतलब कि कथन तो यहाँ पर दोनों सही है। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा गया है आपसे। तो केवल 1-2 राजस्व व्यवस्थाओं के लिए बीच को अंतर स्पष्ट करता है। गलत है। जो 1 है वहां पर महलवारी और रैयतवारी की बात की गई, जो कि अंतर को स्पष्ट नहीं करता है। कथन बी कहता है कि यहाँ पर कौन सा कथन बी क्या कहता है? केवल बी 2 राजस्व व्यवस्थाओं के बीच को अंतर स्पष्ट करता है। ये भी गलत हो जाएगा, नहीं अंतर स्पष्ट करता है। कथन तीसरा कहता है कि ए और बी दोनों 2 राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। कैसा स्पष्ट करते हैं? बिल्कुल सही को स्पष्ट करते हैं। कथन ए और बी दोनों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 37। कौन सा आ चुका है? 37 कहता है कि सूफी संत के मकबरे को जाना जाता था खानका, गुल फरोंसा, ईदगाह या दरगाह। तो यहाँ पर बताना है आपको, जो सूफी संत थे उनके जो मकबरे बनाए जाते थे उन मकबरों को क्या कहा जाता था? उन मकबरों को कहा जाता था दरगाह। क्या कहते हैं? दरगाह। ठीक, जो खानका हुआ करते थे, एक तरीके से जो सूफी संत थे उसमें निवास करते थे, उसको आश्रम स्थल भी कह सकते हैं खानकाह को। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कि विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? ये जो सिद्धांत दिया गया था ये दिया गया था रामानुज द्वारा। रामानुज का जो जन्म है वो तमिलनाडु के क्षेत्र में हुआ था,
जिनका जन्म कब हुआ था, 11वीं शताब्दी में हुआ था, जिन्होंने विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत दिया था। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करेंगे 39 की। भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में कथन एक और बी यहाँ पर दिए गए हैं, तो सही उत्तर का आपको यहाँ पर चयन करना है। यह एक फौजदारी अदालत थी। यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर जो ये फौजदारी अदालत नहीं थी। कैसी अदालत नहीं थी? फौजदारी अदालत नहीं थी, जबकि यह यूरोपीय जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। किसकी अध्यक्षता में चलता था? जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। तो केवल यहाँ पर बी ही सही आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। ए गलत परंतु बी सही है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 40 कहता है कि गैरिसन नगर से अभिप्राय क्या है? गैरिसन नगर आप जान लीजिए उनको कहते हैं जहाँ पर सैनिक लोग निवास करते हैं या छावनियाँ होती हैं। तो देखते हैं, नगर से लगी हुई भूमि, इसे माल की आपूर्ति होती है, नहीं। किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं, बिल्कुल सही है। वह स्थान जहाँ विभिन्न उत्पादन केंद्रों का माल बेचा जाता है, गलत। यह महत्वपूर्ण व्यापारिक पत्तन, बिल्कुल गलत। तो हम आपको बता चुके हैं जो गैरिसन नगर होते हैं उसमें क्या होता है, उसे छावनी भी कह सकते हैं। जो किलेबंद होती हैं जहाँ पर क्या रहते हैं, सैनिक लोग रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर आपका 41 क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अभिकथन दिया गया है और कारण भी यहाँ पर दिया गया है। जब लंदन के दोपहर में 2 बजते हैं तब भारत में कितने बजते हैं? 7:30 अपराह्न, मतलब कि दोपहर के बाद। ठीक है, मतलब कि दोपहर के जब लंदन में कितने बजते हैं? 2 बजते हैं, तो भारत में 7:30 बजते हैं, क्योंकि 5 घंटा आगे है अपना भारत लंदन के टाइम से। तो कारण क्या है? भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है। आपको मालूम होना चाहिए जो यहाँ पर कारण दिया गया है कि भारत के संदर्भ में जो ग्रीनविच है वो कितनी डिग्री में है? 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। इसका जो आंसर है वो आंसर क्या होगा यहाँ पर? जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मतलब कि दोनों ही यहाँ पर सही हैं। कैसे हैं? दोनों ही सही हैं, बिल्कुल। तो कथन यहाँ पर मतलब कि ऑप्शन कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जब लंदन में कितने बजते हैं? दोपहर के 2 बजेंगे, तो भारत में 7:30 बजेंगे, क्योंकि 5.5 घंटा का टाइम अपने इंडिया का आगे चलता है। किस कारण चलता है? ग्रीनविच जो है कितने पूर्व में है? 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, इस कारण से। अब बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 की। तो क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन 42 को देखते हैं। समय क्षेत्र पर दिए गए ABC कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही गई है यहाँ पर। मतलब कि कुछ ऐसे देशांतरीय विस्तार वाले देश होते हैं जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। बिल्कुल सही बात है। जो आपकी पृथ्वी है वो 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक क्षेत्र को घेरता है। किसको घेरता है? मतलब कि ये भी यहाँ पर सही है। मतलब कि कहने का मतलब है यहाँ पर जो तीनों ही विकल्प सही बात करते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ABC सभी सही हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर को 43 यहाँ पर आ चुका है इस प्रकार से। तो देखते हैं इस 43 को। 43 कहता है कि पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों का सही क्रम बताइएगा। तो हम आपको यहाँ पर साइड में बताएंगे। तो जो पृथ्वी की जो शुरुआत की जो परत होती है, पहली परत होती है आपकी क्षोभ मंडल। कौन सी परत होती है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद आती है समताप मंडल, के बाद आती है मध्य मंडल, के बाद आती है बाह्य मंडल, के बाद आती है बहिर्मंडल। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली जो परत होती है क्षोभ मंडल। आपको किस ऑप्शन में नजर आ रही है? क्षोभ मंडल। इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं, जबकि समताप मंडल में ऐसा कुछ नहीं होता है। वहां पर हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श मानी जाती है परत समताप मंडल। मध्य मंडल में क्या होता है? उल्कापिंड आते ही जल जाते हैं। इतनी बात आप याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की। तो 44 यहाँ पर आ चुका है। ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं? क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बताएंगे आप सभी लोग, जो ऋतुएं होती हैं, ऋतुओं निम्नलिखित किस कारण से होती हैं?
तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो देखते हैं। पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। बनाता तो है, कोण बनाता तो है, लेकिन इसका ऋतु से कोई संबंध नहीं है। मकर रेखा पर सूर्य की सीधे किरणें जो हैं 23.5 डिग्री दक्षिण पर पड़ती हैं। ठीक है, ये भी बात यहाँ पर सही है, लेकिन ऋतु का कारण नहीं है। ये तो मतलब कि कथन तो यहाँ पर सही दिए गए, लेकिन ऋतु का कारण नहीं है। पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना, बिल्कुल, तो यही कारण हो सकता है ऋतुओं के। जो ऋतुओं में परिवर्तन आता है वो पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना कारण बताया गया है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूर्णन के कारण आभा मंडल बनता है। बनता तो है, लेकिन ऋतु का कारण नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को। 45 दिया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है। तो भाई साहब ये सभी लोग जानते हैं कौन सा है। तो सब सर्वाधिक जो गैस की मात्रा है वो है आपकी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78%। उसके बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है। ऑक्सीजन का प्रतिशत है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.3% है इसका नंबर। तो इतनी बात आप याद रखेंगे। सर्वाधिक जो वायुमंडल में गैस पाई जाती है उस गैस का नाम है नाइट्रोजन, जिसका परसेंटेज है 78% और ऑक्सीजन है 21%। इतनी बात याद रखिएगा आप सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ आ चुका है 46। महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। किसके संबंध में कथन दिए गए? महासागरीय धाराओं के संबंध में। तो पढ़ते हैं यहाँ पर कथन नंबर ए, ठंडी धाराएं ध्रुवीय तथा उच्च अक्षांशों से जल को उष्ण कटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। महासागरीय जो धाराएं होती हैं, जो ठंडी धाराएं होती हैं, वो कैसी होती हैं? ध्रुवीय या उच्च अक्षांशों से जल को कहाँ ले जाती हैं? उष्ण कटिबंधीय या मतलब कि निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं, जो ठंडी धाराएं होती हैं। बिल्कुल सही कथन है यहाँ पर। तो देखते हैं अगले कथन को। लेब्राडोर एक गर्म जलधारा है। अरे यार, ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो लेब्राडोर है आपकी गर्म, ये कैसी जलधारा? ये ठंडी जलधारा है, गर्म नहीं है। ठीक, तो कथन यहाँ पर बी का नंबर कैसा हो गया? कट गया। जिसमें जिसमें बी है तो उसको पहले काट दीजिए ऑप्शन में। ए और बी गलत, ये भी गलत, केवल ए। तो इन दोनों में अब बात करेंगे ऑप्शन नंबर 2 और 4 में। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। बिल्कुल 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 माना जाता है। ये हम आपको कई बार बता चुके हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और सी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 47। कौन सा आ चुका है? 47। तो देखते हैं इस 47 को भी। हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है। हिमनद के जो निक्षेपण को कहा जाता है हिमोड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमोड़ कहा जाता है। लोयस किसके निक्षेपण को कहा जाता है? पवन के निक्षेपण को लोयस कहा जाता है। ये भी हम आपको कई बार बता चुके हैं। तो साधारण से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके जो होते हैं वो गहराई से भी पूछे जाते हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 को। कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं? किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं? यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से लेकर 70 डिग्री में पाई जाती है। आपको बताना है ऐसी कौन सी वनस्पति है जो कि उत्तरी गोलार्ध में 50 डिग्री से लेकर 70 डिग्री में पाई जाती है। इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। जो टैगा वनस्पति है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं शंकुधारी वन। क्या कहते हैं? शंकुधारी वन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 49 क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? यह मैदानी क्षेत्र में ओक्सबो लेक चाप झील चिन्हित है। बिल्कुल सही बात है, चिन्हित है। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है। हमेशा जो जनसंख्या घनत्व है वो हमेशा नदियों के पास ही ज़्यादा रहता है। जैसे कि भारत का उत्तरी मैदान जो कि गंगा का क्षेत्र पड़ता है, जितने भी विश्व में अगर बात करें गंगा के मैदान होंगे वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करेगी। ये याद रखिएगा आप सभी लोग। डेल्टा क्षेत्र मैग्रून वनों से आच्छादित है। ये भी यहाँ पर सही बात है। भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है? नहीं की जाती है। कर्तन दहन कृषि या स्थानांतरित कृषि नहीं की जाती है गंगा ब्रह्मपुत्र के क्षेत्रों में। तो गलत हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 4। तो राइट आंसर भी आपको बताना कि विशेषता नहीं है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 50। तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्यों क्यों तैर सकते हैं? तो बताना है आपको। पवनें सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती हैं। इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक है। यह सागर निम्न ज्वार भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों की ओर अधिक अनुभव करता है। नमक की मात्रा अधिकता सागर को संघन बना देती है। यही कारण माना गया है तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं। जो नमक होता है, जो नमक की मात्रा कैसी हो जाती है सागर में, मतलब कि ज्यादा या संघन हो जाती है, जिस कारण तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50, भूमि उपयोग के संदर्भ में कथन ए और बी पर विचार कीजिएगा। कौन सा कथन यहाँ पर सही है? भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है, एकदम गलत कथन हो जाएगा। जो भूमि का उपयोग का क्या आशय होता है कि लोग भूमि को करें, उससे मतलब कि कृषि करें और व्यापार करें, अपनी जीविका के साधन उत्पन्न करें, ठीक है। तो केवल यहाँ पर शब्द दे दिया गया है आपका केवल कृषि और वन के लिए उपयोग, एकदम गलत हो जाएगा। भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित की जाती है। जो भूमि की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ स्थलाकृति पर निर्धारित नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर कथन ए और बी दोनों ही गलत हो जाएंगे। कथन यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 52। रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। जो रक्षक मेखलाएं होती हैं वो मदद करती हैं, किसमें मदद करती हैं? पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण संरक्षण में, बिल्कुल सही है। मृदा में नमी बनाए रखने के लिए गलत। मृदा के ऊपर मतलब कि यहाँ पर ये सभी गलत हो जाएंगे। तो जो रक्षक मेखलाएं होती हैं वो सिर्फ किसमें मदद करती हैं? पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण को संरक्षण बनाए रखने के लिए। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 53 को। 53 कहता है कि मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? कौन निर्धारित करता है? उच्चावच, समय, वनस्पति जात या प्राणी जात या जलवायु? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करी जाएगी। मृदा जो परिच्छेदिका की मोटाई होती है उसको जो निर्धारित करती है वो समय निर्धारित करती है। समय के अनुसार ही मृदा की जो मृदा परिच्छेदिका होती है उसकी मोटाई घटती या बढ़ती रहती है। वो किस पर निर्भर है? वो है आपके समय पर निर्भर होती है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 54। वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जाता है। वितरण के आधार पर बात यहाँ पर किसकी हो रही है? वितरण के आधार पर। जो वितरण के आधार पर संसाधनों का वर्गीकृत किया जाता है वो किया जाता है सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। सर्वव्यापक का मतलब होता है सभी स्थान पर व्याप्त ऐसे संसाधन होते हैं, और स्थानिक मतलब कि किसी एक विशेष स्थान पर ही मिलते हैं। जैव संसाधन का मतलब होता है कि जिसमें जीवन होता है। अजैव का मतलब होता है जिसमें जीवन नहीं होता है। नवीकरण का मतलब होता है ऐसे संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न या प्राप्त किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ठीक है। और अनवीकरण संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न या प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जिसमें आपके खनिज तेल, पेट्रोलियम, इस प्रकार के संसाधन समाहित किए जाते हैं। वास्तविक जिनकी मात्रा तय हो, संभाव्य जो कि भविष्य में कभी काम आ जाए वैसे संसाधन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 को। क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 55 इसको थोड़ा कर लेते हैं छोटा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55, विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विविध, विविध जो आपके चैप्टर मतलब कि एनसीईआरटी चैप्टर में एक चैप्टर दिया गया है विविध, तो उसमें से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विभिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती हैं वो विविध समाज है या नहीं है? आपको मालूम होना चाहिए विविध समाज है या नहीं है। तो यहाँ पर कैसा होगा, कैसा कथन हो जाएगा? यहाँ पर गलत हो जाएगा। जिसमें संस्कृति और सत्ता में विभिन्नताएं मिलती हों, गलत। जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में समानताएं मिलती हों, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर होगा कि जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हैं तो वो होता है विविध समाज। कैसा समाज? विविध समाज। मतलब कि भाषाएं, संस्कृति, धर्म में विभिन्नता होनी चाहिए और समानताएं भी होनी चाहिए, तो उसे कहते हैं विविध समाज। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 की। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग जेंडर रूढ़िवाद धारणा को चुनौती देता है? किसको चुनौती देता है? रूढ़िवाद धारणा को। महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, बिल्कुल कही जाती है। समाज में महिलाओं को मतलब कि महिलाएं जो होती हैं उनको कहा जाता है कि महिलाएं बहुत भावुक होती हैं। महिलाएं फैशन परस्त होती हैं, मतलब कि फैशन में वो
लगी रहती हैं। महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं, नहीं कहा जाता है। महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं, ये भी कहा जाता है। तो चुनौती कौन सी है कि महिलाएं जिम्मेदार चालक नहीं होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3, जो कि एक चुनौती है, जबकि महिलाएं वास्तव में वाहन चालक होती हैं। जैसे कि ट्रेन में भी वो महिलाएं आज के समय में ट्रेन को चला रही हैं, विभिन्न गाड़ियों को भी चला रही हैं। तो ये कैसी धारणा, एक चुनौतीपूर्ण धारणा है महिलाओं के संदर्भ में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 को। 57 कहता है कि नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है। महिलाओं के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार, धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार, श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार। तो जो महिलाएं मुख्य मांग कर रही हैं, नारी जो मताधिकार है वो कर रही महिलाओं के लिए मताधिकार। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 58। 58 क्या है कि जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है। इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा तय की गई, जिन्हें बौद्ध भिक्षुकों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। इनकी रचना सामान्य लोगों के द्वारा की गई, जिन्हें जैन साधुओं द्वारा नहीं लिखा गया है। जातक कथाओं को गलत हो जाएगा। इनकी रचना बौद्ध भिक्षुकों द्वारा की गई, जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। ठीक है, बौद्ध भिक्षुकों द्वारा तो लिखी गई है, लेकिन सामान्य लोगों द्वारा लिखा नहीं गया है, तो बात गलत हो जाएगी। सामान्य लोगों की यहाँ बात कर दी गई है। इनकी रचना जैन धर्म से इसका कोई मतलब नहीं है। जातक कथा जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इस प्रकार से यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई है, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया है और उनका संकलन भी किया गया है। तो देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 59 कहता है कि आईन अकबरी के विषय में कौन सा कथन सही है। किसके विषय में? आईन ए अकबरी के संदर्भ में। यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास की 3 जिल्दों में से पहली जिल्द है। अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। तो आपको यहाँ पर बताना है कि तो ये पहला जिल्द है, ये पहला जिल्द नहीं है, गलत हो जाएगा अकबरनामा। तो इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया। पूर्वजों का इसमें कोई विवरण नहीं दिया गया, जबकि अकबर का ही इसमें विवरण दिया गया है। और याद रखिए, जो अकबरनामा है या आईन अकबरी है, इसकी जो रचना की है किसने की है? अबुल फजल ने की है। ये बात याद रखेंगे आप सभी लोग। अबुल फजल जो कि उसका एक दरबारी लेखक या कवि कह सकते हैं, उसके द्वारा की गई थी। यह मिर्जा हकीम द्वारा लिखी गई। अभी हम बता चुके अबुल फजल द्वारा लिखी गई, तो मिर्जा हकीम कहाँ से आ गया? गलत हो जाएगा ना। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करती है, बिल्कुल प्रस्तुत करती है, और अकबर के शासन काल को भी दर्शाती है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 60 आ चुका है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुरु अंगद कौन थे? गुरु अंगद ने क्या किया? गुरु नानक की रचनाओं को भी गुरुमुखी में संकलित या शामिल किया। क्वेश्चन नंबर 61 जो है यहाँ पर मिलान करने के लिए क्वेश्चन आपको दिया गया है। सूची ए जो है विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार को दर्शाती है, जबकि सूची बी विभिन्न प्रकार के ऋण हैं। जो कृषि श्रमिक होते हैं वे कैसे ऋण होते हैं? स्वास्थ्य और बेमौसम, तो यहाँ पर उपभोग इसी से संबंधित होते हैं। जो बड़ा किसान होता है वो क्या करता है कि उर्वरक, कीटनाशी, बीज के संदर्भ में ऋण लेता है। जो मध्यम किसान होता है वो कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण लेता है। तो मतलब कि सीधे सीधे यहाँ पर मैच हो गए हैं। ए का ए, बी का 2, सी का 3। तो ए का 1 इसमें दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर 1 में ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि दादन व्यवस्था पुटिंग आउट सिस्टम के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार रूप है? सौदागर को न्यूनतम बोली पर सूत खरीदा जाता है और कपड़ा ऊंची बोली पर बेचा जाता है। मतलब कि सौदागर के बीच में कौन सा संबंध यानी कि दादन व्यवस्था थी? तो ये तो गलत हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि सौदागर से न्यूनतम बोली पर क्या लिया जाए? सूत खरीदा जाए और कपड़ा ऊंची बोली पर बेचा जाए। सौदागर द्वारा मतलब कि सूत बुनकर को
बेचा जाता है और बुनकर अपनी खपत के लिए कपड़ा बनाता है, गलत हो जाएगा। सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है, बिल्कुल ऐसा ही होता था। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। 63 यहाँ पर आ चुका है इस प्रकार से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 को। 63 क्या कहता है कि ए से ई तक के कथनों पर विचार करेंगे जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुंचाती है। बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। कैसे लिखा गया है? बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है, लेकिन आपको सही क्रम में इन सभी को लिखना है। कैसे क्रम में लिखना है? सही क्रम में आपको लिखना है। तो सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करता है। किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है। थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है। एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित कई टमाटरों को खरीदती है। विपणन के लिए कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है। तो आपको बताना है कि टमाटर उपभोक्ता तक पहुंचती है तो सबसे पहले टमाटर को क्या करा जाएगा? सबसे पहले टमाटर को उगाया जाएगा। क्या किया जाएगा? मतलब कि खेत में उसे पैदा किया जाएगा। तो सबसे पहले उस ऑप्शन को ढूंढते हैं जो शुरुआत से टमाटर के बारे में होना चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपको नजर आ रहा है, किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदेगा, फिर उस बीज को क्या करेगा? अपने खेतों पर बोएगा, तो उससे क्या होगा? टमाटर उत्पन्न होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो कि शुरुआती पॉइंट है टमाटर का, तो आपको ढूंढना है कि बी किस ऑप्शन में है, एक में है और दो में है। मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन जो होंगे एक या दो ही यहाँ पर सही होने वाले हैं, बाकी का पत्ता यहाँ पर कट जाएगा। ये बात याद रखिएगा। आप इसी प्रकार से एग्जाम में भी करने का प्रयास करेंगे। जब टमाटर उत्पन्न हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा कि थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है। ठीक है, तो बोली लगाता है सी होना चाहिए, मतलब कि बी, मतलब कि 2 वाला नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मतलब कि बोली लगाएगा। बोली लगाने के बाद होगा कि एक छोटे शहर से खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है। तो खरीदने के बाद फिर क्या होगा? खरीदने के बाद विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है। आपूर्ति करने के बाद सोना पड़ोसी की दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 64। कौन सा आ चुका है? 64। कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ तो अपील प्रणाली के अनुसार है निम्नलिखित न्यायालयों में किसमें अपील कर सकता है? किसमें अपील करेगा? तो वो अपील कर सकता है, वो अपील कर सकता है उच्च न्यायालय में। किसमें? उच्च न्यायालय में कर सकता है। अगर जिला के द्वारा वह संतुष्ट नहीं है तो उसके बाद जाएगा उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय में नहीं होगा तो जाएगा उच्चतम यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 आ चुका है यहाँ पर कि भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथन हैं, इन पर विचार करके आपको राइट आंसर बताना है। भारतीय संसद के बारे में है, कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हों वह सरकार बना सकती है। क्या बना सकती है? अगर कोई भी राजनीतिक दल हो जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हों तो वो सरकार बना सकती है या नहीं बना सकती है? नहीं बना सकती है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, नहीं बना सकती है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं। बात कहाँ से हो रही थी? आप समझिएगा, भारतीय संसद के बारे में बात हो रही थी, लेकिन बात किसकी हो रही थी? आप यहाँ पर ही कंफ्यूज हो जाते हैं जब एग्जाम में बैठते हैं। तो भारतीय संसद के बारे में बात हो रही है। तो कोई व्यक्ति राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा मतलब संसदीय सरकार वो बना सकती है। सरकार तो बना सकती है, लेकिन भारतीय संसद के बारे में तो बात इसने की ही नहीं है, मतलब कि करी ही नहीं है उसने बात। तो बात जो करी गई है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग, इसने संसद की बात की है। तो इस प्रकार से केवल बी यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 66। नीचे दिए गए कथन पर पठन कीजिए। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन भारतीय राज्य के अर्थ में प्रदर्शित करते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। भारतीय केंद्रीय सरकार, अधिकारी तंत्र, कोई भी राज्य सरकार, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। तो आपको बताना है किसकी ओर संकेत करते हैं। ये करते हैं जो संकेत हैं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की ओर, क्योंकि इसमें सत्ता की बात कह दी गई है। किसकी बात कह दी गई है? सत्ता की, और भारतीय राज्य की बात भी यहाँ पर कह दी गई है। तो इसलिए ये जो कथन होगा ये किससे संबंधित हो जाएगा? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित हो जाएगा।
अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 67 की। इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए। इतिहास की बात हो रही है यहाँ पर। बहुप्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण, या विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभवों के साथ जोड़ना। मतलब कि दोनों ही कथन यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 68 जो कहता है, क्या कहता है कि निम्नलिखित कथन में दो कथन गलत हैं, इन्हें पहचानिएगा। गलत कथन को आपको क्या करना है, गलत कथन को यहाँ पर पहचानना है। तो गलत कथन कौन कौन से हैं यहाँ पर आपको बताने हैं। वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, मतलब कि सही कथन हो गया। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है, बिल्कुल गलत है। किसकी बात यहाँ पर कर दी गई, मूल्य आधारित शिक्षा नहीं है सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में, तो गलत हो जाएगा। तो बी यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो बी किस ऑप्शन में है, 2 में भी है और 3 में भी है। तो इसको आगे हल करते हैं तब पता चलेगा 2 सही है या 3 ऑप्शन सही है। सामाजिक विज्ञान विभिन्न विषयों को पढ़ाने के लिए तरीके समान हैं। कैसे तरीके हैं, तरीके समान हैं, तरीके समान नहीं हैं, तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो ये भी कथन की मतलब कि कथन ये भी गलत हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं से जूझना है, मतलब कि कठिनाइयों को ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी कथन कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बी और सी ही कथन यहाँ पर गलत हैं, तो गलत वाले को ही आपको बताना है। बी और सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 69। एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक या अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए। ठीक, आप यहाँ पर जो क्वेश्चन है आप अध्यापक या अध्यापिका की नज़र में देखेंगे तो कंठस्थ कराना। भाई साहब हम हर समय आपको बताते हैं कि कंठस्थ कराना, रटाना, ये कैसे पॉइंट को दर्शाते हैं, निगेटिव पॉइंट। रोट मेमोरिजन जो कि एकदम गलत हो जाएगा। सापेक्ष महत्व का निर्माण करना, पाठचर्या को पूरा करना, परीक्षा उत्तीर्ण कराना, परीक्षा क्या करना, उत्तीर्ण कराना। लक्ष्य आपको पूछा गया कि सामाजिक विज्ञान का जो अध्यापक या अध्यापिका है उसका जो मुख्य लक्ष्य है, मुख्य लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। परीक्षा उत्तीर्ण कराना भी नहीं होना चाहिए, पाठचर्या को पूरा करना भी नहीं होना चाहिए, कंठस्थ याद कराना भी नहीं होना चाहिए, सापेक्ष महत्व का निर्माण करना होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि बिल्डिंग पर्सपेक्टिव, मतलब कि उसके जो बेस है उसको पहले मजबूत करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सापेक्ष महत्व का निर्माण करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 70। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है। प्रत्यक्ष, मतलब कि यहाँ पर 2 यहाँ पर कथन दिए गए हैं। प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभव से सीखना, तथ्यों और आंकड़ों का स्मरण आधारित सीखना। केवल ए बी दोनों या कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा केवल एक, मतलब कि केवल ए। प्रत्यक्ष उदाहरणों अनुभव से सीखना है, तथ्यों आंकड़ों स्मरण, किसकी बात कर दी गई, स्मरण, मतलब कि याद कराना, रटाना, लर्निंग। ठीक है, तो ये कैसा कथन है, बिल्कुल गलत कथन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आ चुका है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है। किसके बारे में, सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है। तो पढ़ना है आपको। जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है। कैसा विकास होता है, अवधारणात्मक विकास होता है। तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है, तथ्य का स्तर सदैव निश्चित नहीं होता है जानकारी का स्मरण करने से। किसकी बात कर दी गई, स्मरण या रटाना या कंठस्थ कराना, जो कि गलत कथन होते हैं। हम आपको बार बार यही बताने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर कथन दोनों ही कैसे हो गए, गलत हो गए, मतलब कि ए और बी में से कोई नहीं, जो कि सामाजिक विज्ञान के बारे में बिल्कुल ही गलत कथन हैं। क्वेश्चन नंबर 72 की बात की जाएगी अब। वन्य जीवन संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है। संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पठन करना, वन्य जीवन संरक्षण पर नाटक तैयार करना, विद्यालय में वन्य जीवन समाप्त को मानना, पशु आधारित उत्पादों को ना खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। तो 72 को जो राइट आंसर होगा यहाँ पर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। कैसे यहाँ पर हो जाएगा कि पशु आधारित उत्पादों को
ना खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। बात यहाँ पर की जा रही वन्य जीवन संरक्षण के लिए अगर विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने का जो सर्वोत्तम तरीका या अभ्यास है वो है कि पशु आधारित उत्पादों को ना खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। वन्य जीवन संरक्षण का नाटक तैयार करना गलत, संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पढ़ना बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर विद्यालय के वन्य जीवन को समाप्त को मानना ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर 4 ही यहाँ पर सही है कि प्लेंडिंग नॉट टू बाय एनिमल वेस्ड प्रोडक्ट, एनिमल से जो उत्पादित पदार्थ हैं उनको ना खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर आपका 73 कहता है कि खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होनी चाहिए। जो खुली किताब का जो मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, विद्यार्थी पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं किया होगा, अध्यापकों को नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं रहेगा, विद्यार्थियों को अतिरिक्त पुस्तकों को पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, विद्यार्थी उत्तर ठीक पाठ्य पुस्तकों के अनुसार कर सकते हैं। तो अगर खुली किताब का जो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है वो उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ कराने का भार अनुभव नहीं होना चाहिए, मतलब कि कंठस्थ नहीं कराना चाहिए, मतलब कि भार का अनुभव नहीं होगा। अगर वो मतलब कि खुली किताब का मूल्यांकन जो होगा उसका मुख्य उद्देश्य वो ऑप्शन नंबर 1 ही होगा कि स्टूडेंट नीड नॉट फील द वर्नेड टू रोट मेमोरीज ऑल फैक्ट एंड डिटेल्स। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे अब 74 की। तो 74 जो दिया गया है कि 74 कहता है कि क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे। ये जो क्वेश्चन हम यहाँ पर करा रहे हैं ये एसएसटी पेडागोजी के क्वेश्चन है। किसके? एसएसटी पेडागोजी के सभी क्वेश्चन है यहाँ पर। तो देखते हैं इन क्वेश्चनों को अच्छे ढंग से सोल्व करेंगे। अब तो क्षेत्रीय जो संस्कृतियों का निर्माण है के विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे। छोटे समूह की परियोजना, छोटे समूह की परियोजना सही है। विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुत, विशेषज्ञों द्वारा नृत्य प्रस्तुत गलत हो जाएगा। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता सही है। समुचित चित्र या कोलाज बनाना, मतलब कि यहाँ पर ACD सही आंसर हो जाएंगे आपके। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ACD। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 75 की। 75 आ चुका है यहाँ पर। 75 कहता है कि कल्पना करो कि आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है, आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी संपन्न बना सकेंगे। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों की जांचते वक्त उस कुशलता पर बल देंगे। ठीक है, तो किस पर बल देंगे? अनुभवों की तुलना, विश्लेषण की क्षमता, परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष तर्क करने की क्षमता। तो यहाँ पर ऊपर दिए गए जो प्रश्न के संदर्भ में आपसे पूछा गया, जो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों को जांचते वक्त किस कुशलता पर बल देना होगा। तो उस कुशलता का नाम है परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष, मतलब कि इन्फर एंड एक्सट्रापोलेट फ्रॉम सिचुएशन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 76। आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति कौन सी है। अगर आप आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति मतलब क्या होनी चाहिए। उन्हें संपन्न शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करोगे या उनकी रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करोगे, जनजातीय गानों या नृत्यों पर पर्दे पर दिखाओगे या उनके आदिम एवं देहाती भूतकाल पर चर्चा करोगे। तो जो सर्वोत्तम, जो सही सटीक इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 1, उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 77। जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो क्या करेंगे आप सभी लोग जो टीचर हैं वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं सामाजिक विज्ञान, जब कुछ ऐसे मामले आ जाते हैं जिसमें कैसे मतलब कि विवादास्पद मामले हैं तो आप क्या करेंगे, मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए, समय समय पर इन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए। सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा पर पहल करनी चाहिए। विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल ठेस न पहुंचाने वाले पहलुओं पर ही चर्चा करनी चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा करनी चाहिए, कैसी सम्मानजनक, बाकी यहाँ पर गलत आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे अब 78 की। सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए। सामाजिक और राजनीतिक जीवन का अध्यापन का जो मुख्य केंद्र बिंदु है क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए। राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन बिल्कुल, मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन दोनों, मतलब कि A B दोनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 79। कौन सा आ चुका है? 79। तो 79 को भी पढ़ते हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल होना चाहिए? एक चुनौतीपूर्ण कार्य करने की रचना। किसकी रचना? एक चुनौतीपूर्ण कार्य करने की रचना। तो यहाँ पर सही है। विद्यार्थियों को साथ काम करना सिखाना, मतलब कि विद्यार्थियों को साथ में क्या करना? काम भी सिखाना, ये भी सही हो जाएगा। समूह का विचार पूर्वक चयन करना, हाँ विचार पूर्वक चयन करेंगे। कार्य की पूर्ति करना, कार्य की पूर्ति करना ये तो गलत है, मतलब कि नेगेटिव पॉइंट है, कार्य की पूर्ति नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ABC राइट आंसर हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80 की, कि सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है। बिल्कुल करता है, मतलब कि कथन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। जिनमें कथन ए है तो वो सही होगा, मतलब ये भी सही हो सकता है, ये भी, तो ये गलत हो जाएंगे 3 और 4। इस प्रकार से आपको हल करना है। आपको एग्जाम हॉल में विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे, वो तो सही बात है, लेकिन ये तो गलत हो जाएगा ना, यहाँ पर गलत बात है। समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल देना चाहिए। विस्तृत मतलब कि एक ही विषय पर विस्तृत जानकारी पर बल नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस समय जो बच्चे हैं, बच्चों की जो समझने की क्षमता है वो छोटी कह सकते हैं उसको, मतलब कि बच्चों को विस्तृत रूप से नहीं समझाना चाहिए, बल्कि मुख्य पॉइंट को ही समझाना चाहिए। अगर विस्तृत बात समझाएंगे तो उस बच्चे को इंटर यानी कि कक्षा 12 में समझा सकते हैं, मतलब कि उसके बाद की क्लास में समझाएंगे, मतलब कि इतना बल नहीं देना है विस्तृत पूर्वक। ये भी गलत हो सकता है यहाँ पर, मतलब कि गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी की दी गई जानकारी के संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करता है। बिल्कुल पैदा करता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका ए और डी। ए और डी ऑप्शन नंबर 2 में ही दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है 81। निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता है? किसके रूप में प्राथमिक स्रोत नहीं माना जा सकता है? मुजफ्फर आलम, अबुल फजल, रास सुंदरी देवी, जियाउद्दीन वर्नी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत माना नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर दिया गया मुजफ्फर आलम को नहीं माना जा सकता, जबकि अबुल फजल है जिन्होंने अकबरनामा रचना लिखी है, आईने अकबरी का भी उन्होंने ही लेखन किया है। तो उनका जो वो है क्या कहते हैं, उनके पुस्तक से अकबर की जानकारियों के बारे में या उनके शासनकाल के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। रास सुंदरी इन्होंने भी इतिहास के बारे में काफ़ी लिखा है। जियाउद्दीन बर्नी जो कि एक यात्री था, ठीक है, इसने भी लिखा है। तो मुजफ्फर आलम का कुछ उल्लेख नहीं मिलता, इसको स्रोत के रूप में नहीं मान सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मुजफ्फर आलम। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 82 को भी देख लेते हैं। यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है, क्या करना है? प्राचीन इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है, तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा? गलत, गुफा चित्रकारी, लघु चित्रकारी, शिलालेख या हस्तलिपियां। तो कौन सा गलत होगा स्रोत? ठीक है, प्राचीन इतिहास जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो कौन सा गलत होगा? लघु चित्र यहाँ पर गलत हो जाएगा। लघु चित्र का उल्लेख आपको इतिहास में नहीं देखने को मिलेगा। गुफा चित्रकारी भी मिल जाएगी, जैसे कि भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में, वहाँ की जो गुफा चित्रकारी है। शिलालेख भी एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में माने जाते हैं। हस्तलिपियाँ, ठीक है, या पांडुलिपियाँ जिसमें सम्मिलित हैं। तो लघु चित्रकारी यहाँ पर कोई मतलब नहीं होने वाला है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा आपका। ठीक, तो आंसर क्या होगा? लघु चित्र ही यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। ठीक, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 83। विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान की अध्यापिका द्वारा निम्न में से कौन से उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं? व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील या समता के मुद्दे। तो क्या कर सकते हैं? तो विज्ञापन की विषय वस्तु पर अगर चर्चा करेंगी, कौन करेंगी? सामाजिक विज्ञान की एक अध्यापिका। तो कौन से उप विषय पर आलोचना या चर्चा कर सकती है? तो बताएंगे आप लोग। कथन ए सही होगा या कथन बी सही होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात की जाएगी तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 85 कहता है कि प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी? विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, वन्य जीवन अभ्यारण्य पर भ्रमण करना,
व्याख्यान के लिए विशेषज्ञ को आमंत्रित करना, पाठ्य पुस्तक पर पठन एवं चर्चा करना। जो सर्वोत्तम यहाँ पर जो शैक्षणिक विधि होनी चाहिए, किसकी विधि? प्राकृतिक, वनस्पति एवं वन्य जीवन की। वो जो विधि होगी यहाँ पर कौन सी विधि हो जाएगी? वो विधि हो जाएगी वन्य जीवन अभ्यारण्य का भ्रमण, यानी कि घूमना, विभिन्न प्रकार के वन्य अभ्यारण्य का भ्रमण करना, वहाँ पर विभिन्न जीव जंतुओं को देखना यहाँ पर सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि हो जाएगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 को। 86 कहता है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका होती है? जब भी कभी आप पढ़ते हैं कि सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में कार्टून यानी कि चित्र बने दिखाई देते हैं, तो उसकी भूमिका क्या होती है? तो उसकी जो भूमिका होती है वो होती है मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना, यही होता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि रंग भेद प्रथा पर दिए गए कथन ए और बी पर विचार करें और राइट आंसर की बात करें। यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। जो रंग भेद प्रथा होती है वो क्या होती है कि सभी जातियों के बीच भेदभाव पैदा करती है, पैदा तो करती है लेकिन परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है, ऐसा नहीं होता, तो गलत हो जाएगा कथन ए। बी कहता है कि यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है, एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है, मिलने से नहीं रोकती है। ठीक है, तो गलत हो जाएंगे यहाँ पर दोनों ही, कथन ए और बी दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 88 को भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं? सरपंच, वार्ड सदस्य, सचिव या ग्राम सभा सदस्य? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर सरपंच और वार्ड सदस्य, जो कि ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य को संभालते हैं। इस प्रकार से ए और बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 89। निम्नलिखित कार्यों में पटवारी लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा होता है? सामूहिक वन संपत्ति का निर्माण और रख रखाव, भूमि विकास के लिए रोजगार योजनाओं को लागू करना, शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधित विवादों को रोकना, भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। यहाँ पर राइट आंसर होगी आपका ऑप्शन नंबर 4। जो लेखपाल या पटवारी होता है उसका जो मुख्य कार्य होता है उसका होता है भूमि मापन, मतलब कि भूमि को मापना, और आलेखों को सुरक्षित रखना, मतलब कि जो भूमि से संबंधित आलेख है उनको क्या करना? सुरक्षित रखना। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 90, जो कि अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है? किसकी बात की जा रही है यहाँ पर? स्थानीय शहरी प्रशासन की बात की जा रही है। नगर निगम का आयुक्त वर्ष का बजट बनाता है और निर्णय लेता है, बात तो यहाँ पर सही की गई है, लेकिन हमें तो बताना है यहाँ पर स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य को बताना है ना। तो वार्ड के पार्षदों द्वारा आयुक्त चुना जाता है, उसे रिपोर्ट करते हैं, बात तो यहाँ पर भी सही है, लेकिन इसके बारे में सही मतलब कि सही व्याख्या नहीं करता है शहरी प्रशासन के कार्य के बारे में। शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की जो है क्या बनाई जाती हैं? समितियां बनाई जाती हैं। हाँ, ये सही हो जाएगा। वार्ड सदस्यों का सरपंच मुखिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट भी करिएगा। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।